नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस बुनियाद की जिस पर हर कामयाब नर्सिंग रिसर्च स्टडी टिकी होती है। वो कौन सी 5 खास बातें हैं जो एक ठीक ठाक रिसर्च प्रॉब्लम को एक शानदार रिसर्च प्रॉब्लम बना देती हैं। चलिए जानते हैं। हर नर्स ने अपनी ड्यूटी पर कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा, अरे क्या इसे करने का कोई बेहतर तरीका हो सकता है, या ये हो क्या रहा है यहाँ, है ना? तो सवाल यही है कि इस छोटी सी जिज्ञासा को एक दमदार असरदार रिसर्च स्टडी में कैसे तब्दील किया जाए। और इसका जवाब छिपा है एक मजबूत ब्लूप्रिंट में। अब जरा सोचिए, क्या कोई बिना नक्शे के एक स्काईस्क्रेपर खड़ा कर सकता है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। नर्सिंग रिसर्च में भी यही ब्लूप्रिंट, यही नक्शा है आपका रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यही वो चीज है जो आपकी पूरी स्टडी को ट्रैक पर रखती है। तो आज हम एक एक करके इन्हीं 5 खास बातों को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक रिसर्च प्रॉब्लम को जरूरी, करने लायक, साइंटिफिकली साउंड, एकदम साफ सुथरी और सबसे अहम नैतिक बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो इन खासियतों पर बात करने से पहले यह समझना जरूरी है कि रिसर्च प्रॉब्लम का असल मतलब क्या है। देखिए, यह सिर्फ एक सवाल पूछने से कहीं ज्यादा है। एक रिसर्च प्रॉब्लम असल में एक गैप है, एक खाली जगह। ये एक फासला है उस जानकारी के बीच जो हमारे पास है और उस जानकारी के बीच जिसकी हमें मरीजों के देखभाल को और बेहतर बनाने के लिए जरूरत है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हमें पता है कि एक दवा काम करती है, पर यह नहीं पता कि ये दवा बुजुर्ग मरीजों पर उतनी असरदार क्यों नहीं है। यही वो गैप है और यही वो रिसर्च प्रॉब्लम है जिसे सुलझाने की जरूरत है। चलिए अब आते हैं पहली और शायद सबसे जरूरी खासियत पर, सिग्निफिकेंस यानी महत्व। सीधी सी बात है, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम मायने रखनी चाहिए। मतलब ये सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि बस एक थीसिस लिख दी जो बाद में शेल्फ पर धूल खाती रहे। नहीं, इसे नर्सिंग की दुनिया की असली दिक्कतों और परेशानियों से जुड़ा होना चाहिए। अब इस महत्व को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, क्या ये रिसर्च नॉलेज में किसी असली गैप को भर रही है? दूसरा, क्या इसका कोई प्रैक्टिकल असर होगा? क्या मरीजों को, नर्सों को या पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को इससे कोई फायदा पहुंचेगा? और तीसरा, क्या ये आज के समय में रेलेवेंट है? क्या ये उन मुद्दों की बात कर रही है जिनसे हम आज के दौर में जूझ रहे हैं? अब अगली बात है फीजिबिलिटी, यानी क्या ये रिसर्च असल में की भी जा सकती है। इसे आप कैन डू फैक्टर भी कह सकते हैं। देखिए, कोई प्रॉब्लम कितनी भी जरूरी क्यों ना हो, अगर उस पर रिसर्च करना ही मुमकिन नहीं है तो वो एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम नहीं कहलाएगी। तो यहां एक रिसर्चर को खुद से कुछ प्रैक्टिकल सवाल पूछने होते हैं, जैसे क्या मेरे पास जरूरी फंडिंग, इक्विपमेंट और दूसरी सुविधाएं हैं? क्या मैं इसे दिए गए टाइम में पूरा कर पाऊंगा? क्या मुझे स्टडी के लिए जरूरी लोग यानी पार्टिसिपेंट्स मिल जाएंगे? और सबसे जरूरी, क्या मेरे पास इस काम को करने की स्किल्स और एक्सपर्टीज है भी या नहीं? हमारी तीसरी खासियत है रिसर्चेबिलिटी। आसान भाषा में कहें तो प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जिसे साइंटिफिक तरीके से सुलझाया जा सके। कहने का मतलब है, हमें ऐसा डेटा जमा करना होगा जिसे हम देख सकें, जिसे हम नाप सकें। ये किसी की राय या नैतिक फैसलों के बारे में नहीं है, ये है ठोस सबूतों के बारे में जो असल दुनिया से आते हैं। ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। एक सवाल है, क्या नर्सों को यूनियन में शामिल होना चाहिए? अब ये एक नैतिक सवाल है, इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है जिसे डेटा से साबित किया जा सके। लेकिन अगर सवाल को बदल दें, यूनियन मेंबरशिप का नर्सों की जॉब सेटिस्फैक्शन पर क्या असर पड़ता है? हाँ, ये रिसर्चेबल है, क्योंकि जॉब सेटिस्फैक्शन को नापा जा सकता है और यूनियन मेंबर और नॉन मेंबर नर्सों के बीच उसकी तुलना की जा सकती है। समझ रहे हैं ना फर्क? तो जब हमारे पास एक रिसर्चेबल आइडिया आ जाता है तो अगला स्टेप होता है उसे सही शब्दों में लिखना। और यहीं पर आती है हमारी चौथी खासियत, क्लैरिटी और प्रिसिजन, यानी साफ साफ और सटीक बात। आपके रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट में किसी भी तरह की गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सर्जन के हाथ में अधूरे इंस्ट्रक्शंस की कोई जगह नहीं होती। इसे जो कोई भी पढ़े उसे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या स्टडी किया जा रहा है और क्यों। एक अच्छे मजबूत स्टेटमेंट में कुछ चीजें एकदम साफ होती हैं, जैसे कि ये वेरिएबल्स की पहचान कराता है, मतलब वो चीजें जिन्हें हम नाप रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं। ये पॉपुलेशन को लेकर बहुत स्पेसिफिक होता है, सिर्फ नर्स नहीं बल्कि इंटेंसिव केयर यूनिट की नर्सें। ये रिसर्च की सेटिंग भी बताता है और अक्सर एक सवाल या सीधे सीधे एक स्टेटमेंट के तौर पर वेरिएबल्स के बीच का रिश्ता भी साफ कर देता है।
और आखिर में हम आते हैं उस खासियत पर जिस पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता, और वो है एथिकल साउंडनेस, यानी रिसर्च का नैतिक रूप से सही होना। ये गोल्डन रूल है, सबसे बड़ा नियम। ज्ञान की खोज कभी भी इंसान की भलाई की कीमत पर नहीं की जा सकती। रिसर्च में हिस्सा लेने वालों को, यानी पार्टिसिपेंट्स को, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उनकी सेफ्टी, उनके अधिकार हमेशा सबसे पहले आते हैं। ये कोट इस बात को बहुत खूबसूरती से बताता है। एक नर्स होने के नाते रिसर्च में एथिक्स को समझना सिर्फ नियम कानून मानना नहीं है। ये एक नर्स की प्रोफेशनल जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि वो मरीजों की हिफाजत करे और ये पक्का करे कि नर्सिंग की नॉलेज सही, नैतिक और जिम्मेदार तरीकों से आगे बढ़े। तो चलिए फटाफट सब कुछ समेट लेते हैं। कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले इस चेकलिस्ट को जरूर देख लें। क्या प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट है? क्या ये फीजिबल है, यानी करने लायक है? क्या ये रिसर्चेबल है? क्या ये एकदम क्लियर और सटीक है? और क्या ये एथिकल है? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो समझ लीजिए आपकी शुरुआत एकदम जबरदस्त हुई है। और अब जाते जाते एक सवाल, अपनी रोज की प्रैक्टिस के बारे में जरा सोचिए। वो कौन सा सवाल है, वो कौन सी प्रॉब्लम है जो बस अपने ब्लूप्रिंट का इंतजार कर रही है, जो बस एक रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनने का इंतजार कर रही है? क्या पता वो अगला बड़ा आइडिया आप ही के दिमाग में हो।